तो चलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आपके सेकेंड यूनिट का है। तो ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दिखने में कैसा होगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका, यदि हम nth ऑर्डर का लेके चलें, ध्यान देंगे इसमें बोला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसका जो डिग्री हो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, तभी हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये आपका हो जाएगा ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू and so on in the last term a n minus 1 dy upon dx plus a n y, this is equal to, ये आपका हो जाएगा f ऑफ x। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं f ऑफ x इसको डायरेक्ट x के फंक्शन के रूप में ही मैं बताना चाह रहा था इसको यहाँ पे, इसलिए हम सीधा क्या लिख दिए, f ऑफ x लिख दिए। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और a नॉट डी एन अपॉन डी एक्स एन, मैंने y इसमें क्या ले रहा है, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, y बोल सॉरी कांस्टेंट नहीं, क्या ले लेते हैं यहाँ से, कॉमन ले लेते हैं, सभी में y जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, क्योंकि y का ही x के रेस्पेक्ट में n टाइम n माइनस वन टाइम ऐसे वन टाइम डेरिवेटिव इसमें लिया गया है। तो मैं y को क्या ले लेता हूँ यहाँ पे, कॉमन ले लेता हूँ, तो उस केस में आपका ए वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन डी अपॉन डी एक्स प्लस ए एन, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ से y दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे वेयर ए नॉट ए वन ए टू एंड ए एन आर कांस्टेंट, हम इसी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेने वाले हैं, जो कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होना चाहिए। इसके बाद हम वेरिएबल होना चाहिए, जो कोफिशिएंट होगा वो वेरिएबल हो, इस पर भी चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। These are constant and f of x this is equal to function of x। ये जो राइट साइड में जो वैल्यू होगा कैपिटल F ऑफ x जो मैं लेके चला हूँ, ये हमेशा फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा, x के फॉर्म में आपको दिया रहेगा। अब यदि यूज डी बाई डी एक्स, जो वन टाइम डेरिवेटिव है, यदि इसको हम कैपिटल D ले लें, टू टाइम जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, यदि इसको हम d2 ले लें, इन द सेम वे डी एन अपॉन डी एक्स एन, एक्स के रेस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव यदि है तो इसको यदि हम dn ले लेते हैं, तो ये जो हमारा इक्वेशन दिखाई दे रहा है ऊपर में, वो दिखने में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस, ऐसे आप चलते जाएंगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एन माइनस वन डी प्लस, ये हो जाएगा ए एन इंटू वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने ब्रैकेट में रखा हूं इंटू वाई, ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, यदि इसको हम फंक्शन ऑफ डी मान लें, इस प्रकार फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी, ये जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए नॉट डी एन से लेकर प्लस ए एन तक, एफ ऑफ डी ले लें तो ये इंटू वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हमने जो भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया, उस सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है, और ये जो डी वाला जो फंक्शन है उसको हम एफ डी ले लिए इक्वल टू वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स।
तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द लास्ट ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड का एक सॉल्यूशन मिलेगा और राइट साइड का एक सॉल्यूशन मिलेगा जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो सबसे पहला चीज जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार आपको दो पार्ट मिलेगा। तो जनरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन या फिर इसी को हम कहें कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, सी एफ है आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ कैसे मिलता है, हमेशा लेफ्ट साइड का जो हम सॉल्व करेंगे एफ डी का, इसका हमेशा हमको सी एफ मिलेगा और राइट साइड वाला जो फंक्शन जो कि एक्स का फंक्शन है उसको हमेशा क्या मिलेगा, पी आई मिलेगा। और दोनों को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये जो हमको इक्वेशन नंबर 4 मिला है, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम दो तरीके से हम सॉल्व करने के तरीका हम सीखेंगे। और वो कैसा होगा, रिमार्क में आप चाहें तो लिख सकते हैं, रिमार्क के लिए पहला केस, इफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो, यदि राइट साइड जीरो हो जाता है तो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और दूसरा केस, इफ राइट साइड यदि आपका नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में इसको हम कह देंगे नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये दो केस है, एक होमोजीनियस के लिए और एक नॉन होमोजीनियस के लिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि यदि हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो ये जो हमारा राइट साइड वाला जो पार्ट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जीरो हो जाता है। तो जब जीरो हो जाएगा तो उस केस में हमको पी आई ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको केवल सी एफ से काम चल जाएगा। क्योंकि राइट साइड में यदि कोई फंक्शन रहता तो पी आई निकालने के अलग अलग तरीके होंगे कि फंक्शन हमारा किस प्रकार का दिया है राइट साइड से और उसका हम पी आई कैसे ज्ञात करें, सबके अलग अलग तरीके होंगे। और यदि आपका एफ एक्स जीरो हो जाता है तो हमको पी आई भी क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो केवल y इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ये सभी चीजों को आप पढ़ चुके हैं, ये आपका रिवीजन वाली क्लास है, तो इसमें मैं और ज्यादा लंबा बात नहीं करूंगा। अब हम सीधा देखते हैं कि किसी भी लीनियर पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो हम सी एफ फाइंड करेंगे वो सी एफ निकालने का तरीका क्या होगा। हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, ध्यान देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है, मैं इक्वेशन नंबर 4 से इसको स्टार्ट करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी हैव एफ डी वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा 4 था और 4 ही मैं ले रहा हूं इसको। तो आप ध्यान देंगे, जैसे ही हम एफ ऑफ डी की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सी एफ फाइंड करने के लिए इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम शॉर्ट में ए ई भी लिखेंगे। और ये कैसे मिलेगा, लेफ्ट साइड का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये जो y आपको जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे और ये जो d है उसको हम m पुट करना है। पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m एंड एक चीज और यहाँ पे मैं मिस कर रहा था, एंड f ऑफ x इक्वल टू क्या ले लेना है, हमको जीरो ले लेना है। मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हम बात करते हैं तो जो लेफ्ट साइड जो फंक्शन होता है जो कि डी का फंक्शन हम लेके चल रहे हैं केवल उसी का हमको सी एफ मिलेगा। तो हमको केवल लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करना है, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स को तो हमको जीरो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप होमोजीनियस सॉल्व करो चाहे नॉन होमोजीनियस सॉल्व करो। होमोजीनियस यदि आप सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स तो जीरो रहेगा ही रहेगा। यदि आप नॉन होमोजीनियस सॉल्व कर रहे हैं तब भी एफ एक्स को आप जीरो लेके चलेंगे इन द केस ऑफ सी एफ। यदि आप सी एफ फाइंड कर रहे हैं तो एफ एक्स को आप जीरो लेके चलेंगे। तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन है, सॉरी इक्वेशन नंबर जो 4 है, देन
फ्रॉम 4 हमको क्या मिल जाएगा कि हमको मिल जाएगा f ऑफ m दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमको एक इक्वेशन मिल गया इन द टर्म्स ऑफ m वेयर m इज वेरिएबल। m को हमको वेरिएबल के जैसा ट्रीट करना है और एक इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ से अब क्योंकि ये क्या है आपका एक इक्वेशन है तो m क्या मिलेंगे, अलग अलग वैल्यू मिलेंगे, a b c d जो भी वैल्यू मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का रूट कहेंगे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है पूरी तरह इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट पे डिपेंड करेगा कि किस किस टाइप का आपके पास रूट मिलेगा, तो उसके जो CF होंगे वो कैसे होंगे। चलिए तो हम CF पे बात करते हैं कि हमारे पास केस कैसे कैसे बनेंगे। तो केस नंबर 1, केस 1 व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये जो हम m फाइंड कर रहे हैं जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट हैं, यदि ये रियल मिलते हैं और क्या मिलते हैं, डिस्टिंक्ट मिलते हैं, तो उस केस में जो CF होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, वो कैसा लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा C1 e टू द पावर m1x। जैसे कि डिस्टिंक्ट रूट हम क्या लेके चले, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं m1 m2 m3 एंड सो ऑन। तो उस केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस प्रकार होगा C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x। यदि और भी रूट हैं जो कि डिस्टिंक्ट रूट हैं तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या हों, रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल बट इक्वल। मान लीजिए इक्वल मिल जाता है, तो जैसे कि हम पहले ही केस में m1 और m2 के इक्वल ले लेते हैं, तो हमारा जो CF होगा वो कैसा होगा, CF दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x प्लस, ध्यान दें यहाँ पे मैं केवल दो रूट्स को इक्वल लेके चला हूँ, m1 और m2 को। इसके बाद जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस केस में क्या जाएगा, यहाँ से C3 e टू द पावर m3x, C4 e टू द पावर m4x एंड सो ऑन। इस प्रकार आप आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे मैंने दो रूट को इक्वल लिया है। यदि आपके पास तीन रूट इक्वल हैं, मतलब तीन रूट जो मिलते हैं और तीनों क्या है, इक्वल हैं, उस केस में जो CF होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ध्यान देंगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने रूट इक्वल होंगे उससे एक कम x की जो पावर वाले जो वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x टू द पावर 2। हमारे पास तीन रूट इक्वल हुए, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसा ध्यान देंगे, x की पावर को बढ़ते क्रम में x पावर 0 मल्टीप्लाई किए, फिर x पावर 1, फिर x पावर 2, ऐसा इस प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और e टू द पावर वाला जो वैल्यू होगा वो तीनों के लिए कॉमन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर m1x। और जब नेक्स्ट जब स्टार्ट होगा आपका C4 से, तो ये e टू द पावर m4x, ये ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। तो ये कौन सी केस है, जब आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या मिल जाए, रियल मिल जाए और इक्वल मिल जाए। उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, हेलो। यस सर। यस सर। ओके, अब केस नंबर 3 देखते हैं। इसमें थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ध्यान देंगे ये कौन सा केस है, अभी तक हम रियल रूट लेके चले थे। यदि कोई रूट आपको क्या मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाता है, तो हमेशा ध्यान देंगे किसी भी इक्वेशन में यदि कोई कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो वो हमेशा पेयर में मिलेगा, हमेशा पेयर में मिलेगा।
तो यदि हम यहाँ पर m इक्वल टू क्या लें, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। प्लस माइनस लेने का मतलब यह है कि यहाँ पे दो रूट, अल्फा प्लस आयोटा बीटा पहला रूट और अल्फा माइनस आयोटा बीटा दूसरा रूट। मैंने कहा जब भी रूट आपको क्या मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, चाहे आप कोई सा भी लेके चलें, अलजेब्रिक लेके चलें, ट्रिग्नोमेट्रिक लेके चलें, या जैसे यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही बनता है। जब उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, बीजगणित समीकरण बन जाता है। तो वहां पे जो रूट मिलेगा, यदि वो कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा वो पेयर में आएगा, एक प्लस वाला मिलेगा, एक माइनस वाला मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अल्फा जो है वो आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और बीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है आपके कॉम्प्लेक्स रूट का। तो इस केस में जो CF जो डिफाइन किया जाएगा वो CF हो जाएगा e⁻ अल्फा x इन द ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। इस फार्मूले द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाएगा। यदि कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस प्रकार दिया जाएगा। केवल 3 केस इसमें बनते हैं, बाकी की नीड आपको है ही नहीं, और इन्हीं 3 चीजों को आपको समझना है। बताइए, इन 3 चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो? रियल रूट डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल, और सीधा कॉम्प्लेक्स रूट, 3 केस देखना है आपको। यहाँ तक ओके है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक, सभी चीजें याद आ रहा है ना जो हम रिकॉल करा रहे हैं अभी रिवीजन में? अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हाउ टू फाइंड PI। फुल फॉर्म क्या है इसका? पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पुनः हम हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 हम लेके चले थे, जो कि क्या था, एफ डी वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा रूपांतरण वाला इक्वेशन है, इसको हम कन्वर्ट किए हैं एफडी फंक्शन के रूप में। तो यहाँ से हमने लेफ्ट साइड का तो पार्ट हमने सीख लिया कि इस लेफ्ट साइड पार्ट का हम क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। अब राइट साइड वाले पार्ट का हमको क्या फाइंड करना है, PI फाइंड करना है। और ये डिपेंड करेगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स है किस टाइप का फंक्शन है। कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब बीजगणित वाला, कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला है क्या, या कोई एक्सपोनेंशियल e⁻x वाला है, या कोई साथ में मल्टीप्लाई वाला है। इस टाइप की चीजों को हमको यहाँ पे गौर करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलते जाएगा, यहाँ से हमको PI मिलते जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये चीजें तो हमने सीख लिया। द इसको हम 4 ही रखते हैं। द PI ऑफ 1 इज डिफाइंड एज, PI कैसे फाइंड करेंगे, PI इक्वल टू 1/FD इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो भी फंक्शन राइट साइड में दिया रहेगा वो यहाँ पे इंटू पे रहेगा, और इस पर पूरी तरह से ये डिपेंड होगा कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करें, या फिर कहें राइट साइड का जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको कैसे फाइंड करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस केस में। इसको हम ले लेते हैं नंबर 5। रूल नंबर 1 आ जाएगा इस केस में। रूल 1 कि यदि इक्वेशन नंबर 5 में एफ एक्स की जगह में क्या आता है और कैसे उसको हम सॉल्व करें। व्हेन, बढ़िया ध्यान से समझेंगे इसको। व्हेन एफ ऑफ डी इक्वल टू डी, ये जो हम एफ डी जो फंक्शन लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे, एफ ऑफ डी, यदि वो केवल डी है तो उस केस में जो PI होगा वो कैसे मिलेगा, 1/D एफ ऑफ एक्स। एक चीज और, इसके पिछले वाले केस में हमने कहा था कि D/dx को हम क्या लेके चल रहे हैं, कैपिटल डी, जो कि नोटेशन है आपका ये। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यदि इसको
वन अपॉन डी कर देते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन को। ध्यान देंगे, डी बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी लेके चलेंगे, जो कि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी को यदि हम इनवर्स ले लें वन अपॉन डी, तो वो किसको बताएगा? इंटीग्रेशन को बताएगा, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है, दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसीजर है, प्रक्रिया दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो वन अपॉन डी एफ एक्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नेक्स्ट क्या केस हो सकता है? रूल नंबर 2, इफ एफ डी दिस इज इक्वल टू डी माइनस ए। चीजों को समझना है। डी माइनस ए का मतलब यह है कि यदि आपके पास वो जो एफ डी फंक्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, वो एफ डी को यदि हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म में उसको क्या कर पाए? ब्रेक कर पाए, लीनियर फैक्टर के रूप में उसको तोड़ पाए, उस केस में पी आई जो होगा वो होगा वन अपॉन, देखिए एफ डी की जगह क्या रख रहा हूं मैं? डी माइनस ए रख रहा हूं, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये सॉल्व हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ पे जो भी, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो भी डी माइनस ए के फॉर्म में, ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है ना, डी माइनस ए की जगह में जो भी वैल्यू आया रहेगा वो ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एफ एक्स। आपके पास जो भी फंक्शन राइट साइड में है एफ एक्स, उसको इंटू में लेके चलेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो उसका पीआई मिल जाएगा। रूल नंबर 2 क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 3 में। अच्छा, इसमें रिमार्क भी कर सकते हैं हम, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, नोट के रूप में लिख लो इसको। नोट, नोट कैसे? कि यदि ये जो एफ ऑफ डी है वो केवल एक लीनियर फैक्टर नहीं, कई सारे लीनियर फैक्टर हैं, सपोज कैसे? डी माइनस ए इंटू डी माइनस बी इंटू डी माइनस सी इंटू एंड सो ऑन। इस टाइप का यदि लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रहा है तब कैसे करेंगे? तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले आपने क्या कर लिया कि जो भी फंक्शन एफ एक्स है उसके लिए हमने वन अपॉन डी माइनस सी को पहले सॉल्व कर दिया, और इसको सबको बाहर ब्रैकेट में रखा। जैसे हम 3 ही लेके चलते हैं, सपोज यहाँ पे हम 3 ही फैक्टर लेके चलते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन अपॉन डी माइनस ए डी माइनस बी, इसको हम बाहर रखे, और इसको हम ऑपरेट कर दिए क्या फाइंड करने के लिए? पीआई फाइंड करने के लिए। तो वन अपॉन डी माइनस सी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ऐसा। तो वन अपॉन डी माइनस ए डी माइनस बी को बाहर में ही रखो, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा देगा आपको? ई टू द पावर सी एक्स। ध्यान देंगे, डी माइनस सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? सी है, तो ई टू द पावर सी एक्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस सी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और जैसे ही आप इस राइट साइड जो कि मैंने बड़े ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो फिर डी माइनस बी के लिए सॉल्व करना। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर से डी माइनस बी के लिए सॉल्व करना। मतलब हर एक अगले स्टेप में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो बदलता जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस सी एक्स एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके जुड़ गया। नेक्स्ट में ई टू द पावर माइनस बी एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी ऐसा। रूल नंबर 2 का जो मैं नोट लिखाया, ये क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार यस नो कह दो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3, इफ एफ ऑफ डी दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। अब फाइनली यदि हमारा जो राइट साइड का फंक्शन है, एफ ऑफ डी लिख दिया क्या? सॉरी, ये एफ ऑफ एक्स करना था, एफ ऑफ एक्स, देन पी आई हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ ए ई टू द पावर ए एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पे ई टू द पावर एक्स जो चरघातांक श्रेणी हम लेके चलते हैं एक्सपोनेंशियल,
एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको एफ ऑफ डी में डायरेक्ट पुट करना है अपने को। यदि फंक्शन हमारा e टू द पावर एक्स के टर्म में है तो डी की जगह में हम क्या रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं डी की जगह में सीधा ए। और एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ ऑफ ये जो डिनोमिनेटर जो बन रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है तो ये इनडिटरमाइंड फाइन आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास कुछ और अलग तरीका होता है, तो उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यदि आपके पास e टू द पावर ए एक्स है तो सीधा हम d की जगह में क्या पुट कर देंगे, हम a पुट कर देंगे और ये क्या मिल जाएगा, हमको पी मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल में आ जाते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, इफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू साइन ए एक्स या फिर आपके पास क्या आ जाए cos ए एक्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यदि साइन या फिर cos ए एक्स के टर्म में आपको मिलता है तब यहाँ से जो पी होगा, पी को आप लिखेंगे 1/f डी स्क्वायर। ध्यान देंगे ये जो हमने फंक्शन ऑफ डी लिया हुआ है उसको डी स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैं साइन एक्स के लिए सपोज लेके चलता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे हम डी स्क्वायर की जगह में माइनस ए स्क्वायर पुट किए हैं। डी स्क्वायर हमेशा पावर 2 के फॉर्म में ही इसको हमको क्या करना है, पुट करना है। जैसे कि सपोज आपके पास डी क्यूब मिल गया तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले डी इंटू डी स्क्वायर में लिखेंगे और यहाँ से फिर डी इंटू, अब इस डी स्क्वायर की जगह में आप क्या रख देंगे, माइनस ए स्क्वायर रख देंगे। ऐसा सपोज आपके पास डी पावर 4 आ जाता है तो इसका आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर टू दी पावर 2 करेंगे ऐसा, फिर ये आपको हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन ए एक्स या फिर कॉस एक्स, ध्यान देंगे साइन एक्स कॉस एक्स के वाला कोई टेन इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए, केवल साइन और कॉस की बात कर रहे हैं हम। तो जो भी एफ डी होगा उसको आप डी स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करोगे और डी स्क्वायर के रिप्लेस में आप माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। यदि केवल डी के फॉर्म में मिलता है तो कोई भी तरीके से आप उसको डी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वैसा कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम कि यदि डी के फॉर्म में, डी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया है तो डी स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, टेंशन ना लें उसके लिए। तो ये हम डी स्क्वायर की जगह में क्या पुट कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे, चाहे साइन ए एक्स जैसा कोई टर्म हो या फिर कॉस ए एक्स जैसा कोई टर्म हो। नेक्स्ट रूल में आ जाते हैं, रूल नंबर 5। इफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एक्स टू द पावर एम, कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है पावर एम में, ये पावर 2, 3, 4 या सिंगल पावर भी हो सकता है, वेयर एम इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस केस में जब हमको पी निकालना रहेगा तो कौन से प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f डी एक्स टू द पावर एम। अब ये जो एफ डी वाला जो टर्म होगा उसको आपको क्या करना है, ये सीधा न्यूमिनेटर में आपको ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम, सॉरी -1, और ये एक्स टू द पावर एम। और ये जो एफ डी आपको दिखाई दे रहा है, एफ डी, इसको हमें 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स टू द पावर एम। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डी का जो मिनिमम पावर होगा उसको हमको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ऑटोमेटिक 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपको डी स्क्वायर प्लस डी आ गया 1/, ऐसा मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। और यहाँ पे आया हुआ है एक्स टू द पावर 2। अभी आपको हमको क्या मिल गया, एक बीजगणित वाला फंक्शन मिल गया पी फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 प्लस
एफ डी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दो। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप डी कॉमन निकाल दो। डी कॉमन निकालोगे तो राइट वाले टर्म सेकेंड टर्म से 1 बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा, और ये हो गया एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं आप देखिए, एक तो एक मैं जो भी एग्जांपल लिया उसके अनुरूप मैं इसको बता रहा हूँ, चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं। और अभी दो चीज मुझे समझ आया, एक तो हमने जो रूल नंबर 5 बताया है उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये 1/d को आप ऐसे ही रखो और 1+d टू दी पावर -1 को ऊपर ले जाओ और x⁻2 हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से ये बायनोमियल थ्योरम से इसको क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, विस्तार कर देंगे इसका। और कौन से पावर तक लेके चलना है, d के पावर 2 तक, ताकि x जो है हमको क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए। x के जितने भी पावर होंगे d के उतने ही पावर तक इस सीरीज को आगे बढ़ाना है। जो मैं बायनोमियल थ्योरम की बात कर रहा हूं उसको। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ये टर्म देखा तो एक चीज और समझ आ गया यहाँ पे कि ये जो d+1 है ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो शुरुआत में जो मैं सेकेंड रूल बताया वहां से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। सपोज अगर ऐसा दिया गया है तब की केस में कह रहा हूं मैं, लीनियर फैक्टर में टूट गया तो वैसा भी बना सकते हैं। और यदि वो चीज आपके माइंड में नहीं आया तो इस प्रकार इस रूप में कन्वर्ट करके इसको आप बायनोमियल थ्योरम के रूप में भी इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए ये चीज समझ में आया क्या, यस नो कहें एक बार। जी सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसको सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जब इसको फर्स्ट टाइम हम पढ़े थे तो कई सारे डाउट रहे होंगे आपके मन में, उसको भी आपने क्लियर किया था और उसको हम और ज्यादा विस्तार से समझाए थे। अच्छा मैं इसको मिटा दिया। इसको आपको 1 ± fd टू दी पावर -1 x टू दी पावर m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसमें द्विपद प्रमेय लगा के d के पावर m तक इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हिंदी में ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से। अब आ जाते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि यदि हमारा जो फंक्शन है f(x), इफ वो कैसा हो, e टू द पावर ax इंटू v के टर्म में है और v कैसा हो, कोई भी एक x का फंक्शन हो, देन ध्यान देंगे e टू द पावर x तो होना ही चाहिए, उसके साथ कोई अन्य फंक्शन भी x है। और ये भी x कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या कोई और भी टर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो थोड़ा सॉल्व करने का अलग तरीका हो जाएगा। तो इस केस में जब हम पी फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है 1/fd e टू द पावर ax इंटू vx। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो कैसा हो जाएगा, ये जो d है वो रिप्लेस हो जाएगा 1/f d+a से, और हम किसका फंक्शन फाइंड करेंगे, vx के लिए पी फाइंड करेंगे और ये e टू द पावर ax बाहर आ जाएगा। ध्यान देंगे जो d दिखाई देगा फंक्शन, उस सभी d की जगह में आपको d+a रख देना है, e टू द पावर ax बाहर आ जाएगा। और vx के लिए इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। अब ये कैसा यहाँ पे फंक्शन हमको ऑपरेट करना है वो डिपेंड करेगा कि vx किस टाइप का फंक्शन है, क्या अलजेब्रिक टर्म है, क्या साइन वाला फंक्शन है, या कुछ अलग लीनियर फैक्टर में ये टूट जा रहा है, इस टाइप का होगा तो हमको वैसा सॉल्व करना है। बताइए रूल नंबर 6 समझ में आया। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि vx क्या है। अच्छा एक और चीज, इसमें जो e टू द पावर x है ये परमानेंट है, ये नहीं बदलेगा। vx जो है सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो यदि e टू द पावर ax है तो f(d+a) में ये कन्वर्ट होने वाला है। अब इसके बाद रूल नंबर 7, ये कुछ विशेष फॉर्मूला है या रिमार्क में चाहो तो इसको रख सकते हो, इफ f(d) इज लाइक d² +
ए स्क्वायर। हमारा जो एफ ऑफ डी है, सपोज वो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में दिया है। तो यदि हम पी आई फाइंड करना चाहते हैं, किसके लिए पी आई फाइंड करेंगे, तो 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए है डायरेक्ट। ध्यान देंगे इस बात को। किस केस में, यदि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब जैसे कि ये डी स्क्वायर प्लस 9 रहता और आपको निकालना रहता साइन 3x का पी आई, तो देखिए ये 3 स्क्वायर हो रहा है, ये भी 3, ये भी 3, तो दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। उसी केस में ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ए है ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए होना चाहिए, उसी केस में ये फार्मूला काम करेगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, ये हमें मिल जाएगा -x/2a और साइन एक्स का क्या ले लेंगे, कॉस ए एक्स ले लेंगे। यदि आप पी आई फाइंड कर रहे हो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए, किसका, कॉस ए एक्स का, तो ये हो जाएगा x/2a और कॉस का क्या हो जाएगा, ये साइन ए एक्स हो जाएगा। ये विशेष फार्मूला है, ऐसा कह सकते हो। यदि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला यदि आपको केस मिलता है, तभी इस फार्मूले का आप उपयोग करेंगे किसी भी साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के लिए। अब नेक्स्ट और अंतिम जो हमारा रूल होगा वो है रूल नंबर 8। पिछला जो हम इसको पढ़े थे, हो सकता है इन सभी रूल को आगे पीछे ऐसा क्रम हो सकता था, बाकी इसको क्रम से सेट करने का हम प्रयास किए हैं, चीजें आसानी से समझ आया करके, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते थे। तो रूल नंबर 8, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एम एंड वी एक्स। ध्यान देना, अभी हम ई टू द पावर एक्स वी एक्स देखे थे, अभी हम एक्स टू द पावर एम, ये तो होना ही चाहिए, और वी एक्स आपका कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जब पी आई फाइंड करोगे आप, तो इसका जो पी आई निकालने का तरीका कैसा होगा, वो होगा 1/f(d) एक्स टू द पावर एम इंटू वी एक्स, दिस इज इक्वल टू, कैसे होते जाएगा ध्यान देना, एक्स टू द पावर एम एफ डी आपने भी लिख दिया, जो कि एक्स का फंक्शन है, मैं एक्स को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, है ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो वन टाइम डेरिवेटिव करने पे क्या होगा, ये m एक्स टू द पावर m-1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो एफ डी है 1/f(d) है, इसको आप d के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। ध्यान देंगे, एक्स टू द पावर m का तो हो ही रहा है, साथ ही साथ 1/f(d) का भी कैपिटल D के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा v प्लस, अब फिर से m(m-1/2 फैक्टोरियल), चाहो तो यहाँ पे आप 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा कैपिटल D के रेस्पेक्ट में 1/f(d) का, और फिर से यहाँ पे v आ जाएगा, और ये एंड सो ऑन आगे चलते जाएगा। कहाँ तक चलते जाएगा, ये m पे डिपेंड करता है कहाँ तक जाएगा, क्योंकि यदि x पावर 2 है तो 2 बार में ही कांस्टेंट होकर 0 हो जाएगा, तो आपको 2 ही टर्म मिलेगा। x पावर 3 है तो 3 टाइम डेरिवेटिव करोगे, उसके बाद 4th टाइम में 0 हो जाएगा, तो आपको 3 बार ही डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। तो केवल उतने तक ही जाएगा जितना तक आपका x का जो पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उतने पावर तक आपको लेके चलना है। बताइए, अंतिम रूल नंबर 8 सभी को क्लियर है क्या, पी आई फाइंड करने का? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे कि आप लोग किताब के हिसाब से आप लोग सॉल्व करोगे, या थ्योरी को रिवीजन करा देना उतना ही काफी है। बताइए, कुछ क्वेश्चन वगैरह कलेक्ट किए हैं आप लोग? एक एकदम सादा सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि हम थ्योरी पढ़े हैं तो थ्योरी भी क्लियर हो जाए। जैसे पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, वही क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल में। क्या एग्जाम्पल, ये आपका d-1
स्क्वायर d माइनस 3 क्यूब इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 3x। इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको d की जगह m पुट करना पड़ेगा और y की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा m माइनस 1 होल स्क्वायर m माइनस 3 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और m के लिए यदि इसको हम सॉल्व करें या फिर कहें इसका ये हम रूट निकालते हैं, तो ये 1 2 बार मिल जाएगा और 3 जो है 3 टाइम मिल जाएगा। तो ये हमको रूट मिल गए, जो कि रियल और क्या है, रिपीटिंग रूट है। तो CF जो होगा वो कैसा होगा, 1 2 बार रिपीट है, तो C1 प्लस C2x e टू द पावर x प्लस, ध्यान देंगे 3 जो है 3 टाइम रिपीट है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने C1 C2 दो कांस्टेंट ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ये C3 C4x प्लस C5 x स्क्वायर एंड e टू द पावर 3x। इसका CF कैसे मिला, ये सभी को समझ में आया क्या, बताइए एक बार, यस नो कहें। Yes, sir. ओके, नाउ PI के लिए हमको 1 अपॉन FD इंटू f टू द पावर x। तो आप देख पा रहे हैं FD के रूप में हमको क्या मिल रहा है, हमको मिला d माइनस 1 स्क्वायर d माइनस 3 क्यूब, और fx की जगह में है e टू द पावर 3x। तो ये थर्ड या फोर्थ वाला रूल है हमारा, अब नंबरिंग तो मुझे याद नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि a की जगह में कितना है, 3 है। यदि a की जगह डायरेक्ट हम 3 पुट कर दें, तो पहले वाला तो 0 नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला आपका 0 हो जा रहा है। देखिए 3 माइनस 3 0 दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हम ये समझ के चलते हैं कि हमको डिनोमिनेटर 0 नहीं करना है। अब चूंकि d माइनस 1 और d माइनस 3 दोनों ही कैसा है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में यदि ये दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस लीनियर फैक्टर को हम पहले नहीं लेके चलते जो हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, 1 अपॉन पहला वाला जो फैक्टर, पहला फैक्टर जहां पे हमको 0 नहीं मिलेगा जब a की जगह में 3 रखने जाएंगे। तो उस केस में मैं a की जगह सीधा 3 रख देता हूं, यहाँ पे 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर से 1 अपॉन d माइनस 3 क्यूब e टू द पावर 3x को ले लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और 2 का स्क्वायर करने पे 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे तो यदि a की जगह 3 रखते हैं तो ऑलरेडी ये 0 देगा। तो उस केस में हमको क्या करना है, यदि आपको डिनोमिनेटर 0 दे रहा है, तो डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में उतने बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जब तक कि कांस्टेंट टर्म ना मिल जाए। ध्यान देंगे, इसको मैं पिछले बार में भी समझाया था। तो देखिए d माइनस 3 की पावर में 3, देखो मैं इसको शॉर्टकट में डिटेल यहाँ समझा देता हूँ, फिर इस सॉल्यूशन को यहाँ पे हम शॉर्टकट करेंगे। जैसे इसको हम फर्स्ट टाइम एक बार करते हैं, तो एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 3d माइनस 3 स्क्वायर, और d माइनस 3 का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर से यहाँ पे e टू द पावर 3x मिलेगा आपको, फिर से आप d के जगह 3 रखेंगे तो ये फिर 0 देगा। तो इसको फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d के रेस्पेक्ट में। तो फिर क्या करेंगे, ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा फिर से, और ये फिर से d माइनस 3, फिर a की जगह सॉरी d की जगह 3 रखोगे तो फिर 0 देगा। तो फिर से एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा फाइनली, और ये e टू द पावर 3x। तो ये हमको क्या मिला, ये एक्चुअल में हमको मिला 3 फैक्टोरियल। और जितने बार भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उतने बार न्यूमिनेटर में x का मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे इस क्वेश्चन के केस में यदि हम डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में 3 बार अवकलन यदि करते हैं, तो हमको x टू द पावर
3 से हमको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। शॉर्टकट में चाहो तो फार्मूला जैसे इसका आप बनाना चाहो कि आपके पास 1 अपॉन d माइनस ए टू द पावर n है और ये f ऑफ x है, और इफ f ऑफ a आपको क्या दे देता है, 0 दे देता है, तो उस केस में क्या करना है आपको, x टू द पावर n मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको n फैक्टोरियल करना है, और ये आपका f ऑफ x। बताइए ये चीज समझ आया क्या, जो रेड कलर से अभी मैं लिखा हूं। हेलो, यस सर। जब भी e टू द पावर ax वाले केस में d के जगह a रखने पे यदि आपका डिनोमिनेटर 0 दे देता है तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जितने भी पावर होता है उतने का पावर आपको x टू द पावर में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और उसका क्या ले लेना है, फैक्टोरियल ले लेना है। और वो फैक्टोरियल आने का कारण क्या है, यहाँ पे मैं राइट साइड में इसको डिफरेंशिएट करके आपको समझाया हूँ। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x। तो फाइनली इसका जो पी होगा वो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये 1/4 इंटू 1/3 टू जा 6 हो जाएगा, और ये x क्यूब इंटू ई टू द पावर 3x। फाइनली 1/24 x क्यूब इंटू ई टू द पावर 3x, ये मिल गया पी। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन मतलब वो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हम निकाले थे c1 प्लस c2x ई टू द पावर x प्लस c3 प्लस c4x प्लस c5 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x। ये था सी एफ। अब पी आई हमको मिल गया 1/24 एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर 3x। बताइए आज हमने जितना भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए सीएफ और पीआई फाइंड करना सीखा, उसमें से किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।